हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश हनीकॉम की बुक का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। और हम ऑलरेडी समझ चुके हैं 3 क्वेश्चंस वाले चैप्टर को। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सबसे पहले 3 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बुक वर्क यानी क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर 3 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप अपनी बुक निकाल सकते हैं, उसके पेज नंबर 10 पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे 3 क्वेश्चंस वाले चैप्टर के। तो सबसे पहला आपका आएगा कंपैरिजन चेक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, यानी तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों जानना चाहता था किंग। तो चलिए बता देते हैं क्यों जानना चाहता था। तो उसके 3 सवाल थे, उनके आंसर वो इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं इनके आंसर्स जान लूँगा तो कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता। तो आप आंसर लिखेंगे, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द थॉट केम टू हिज माइंड दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू आंसर्स टू दीज 3 क्वेश्चंस, यानी उसे लगता था कि अगर वो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जान लेगा तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। और बेल आइकन को आप प्रेस करके रख सकते हैं ऑल पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे आगे आने वाली वीडियोस की, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या है देख लेते हैं। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, जो मैसेंजर्स थे वो पूरे किंगडम में भिजवाए गए, ठीक है, संदेश लेकर भिजवाए गए। टू फेच वाइज मैन टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हेलमेट, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो किस लिए भिजवाए गए मैसेंजर्स पूरे किंगडम में, ठीक है, क्या मैसेज लेकर भिजवाए गए। ये मैसेज लेकर कि वाइज मैन को ढूंढना है, या फिर ये मैसेज लेकर कि क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं, या फिर वाइज हेलमेट की तलाश में मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेजा गया, या फिर इसलिए भेजा गया अनाउंस करने के लिए भेजा गया रिवार्ड जो भी उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे देगा उनके लिए। तो देखो किस लिए भेजे गए थे मैसेंजर पूरे किंगडम में, ये संदेश लेकर भेजे गए थे, ये अनाउंस करने के लिए पूरे किंगडम में मैसेंजर्स भेजे गए थे कि जो भी राजा के तीनों प्रश्नों का सवाल है, राजा के तीनों जो क्वेश्चन है उनका जवाब दे देगा उसको रिवार्ड मिलने वाला है, बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। तो ये कहकर जो मैसेंजर्स हैं ये अनाउंस करने के लिए भेजे गए थे किंगडम में, है ना, इसलिए भेजे गए थे कि वो ये अनाउंस करें कि जो भी तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा उससे रिवार्ड मिलेंगे। तो आप 4th पे टिक लगा दोगे, मार्क योर चॉइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। तो टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर दी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इनको भरना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है by adding the appropriate parts of the sentences given in the box। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में ना कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट देखो, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस, यानी काफ़ी वाइज मैन ने आंसर्स करने की कोशिश की किंग के क्वेश्चंस का, ठीक है, आंसर देने की कोशिश करी, लेकिन उसके आगे का सेंटेंस जो भी लिखा हुआ था स्टोरी में वो इधर से आप ढूंढ कर लिखोगे। बट देयर आंसर वर सो वेरी दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो इसके आगे का सेंटेंस ये लिखा गया था स्टोरी में कि उनके आंसर बहुत अलग अलग थे जिसकी वजह से किंग किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो इस सेंटेंस के आगे का जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं कि सभी सेंटेंसेस के आगे कौन कौन से सेंटेंसेस लगेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लग जाएगा, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद सेकंड है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तो यहाँ पर किसी ने सजेस्ट किया कि काउंसिल होना चाहिए वाइज मैन का, जिससे जब भी किंग को ज़रूरत पड़े, किसी भी डिसीजन के लिए डिसीजन की ज़रूरत पड़े, या किसी भी क्वेश्चंस का उन्हें जवाब ना आए, या उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो काउंसिल जो होते हैं वाइज मैन का जो काउंसिल है वो डिसाइड करे या वो उनको एडवाइस दे। तो इसका आंसर आप लिखोगे टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। उसके बाद देखो थर्ड, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्लैंक था तो इधर सेंटेंस आ जाएगा एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किसी ने सजेस्ट किया कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए और टाइम टेबल को वो अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। फोर्थ, द किंग रिक्वेस्टेड द हेरमिट, यहाँ तक ही लिखा हुआ है। उसके बाद आपका ब्लैंक है, इसमें आप लिखोगे टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यानी किंग ने हेरमिट से रिक्वेस्ट करी उनके तीनों प्रश्नों के जवाब देने के लिए। फिफ्थ है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैंस वाउंड। उसके बाद इधर आपका ब्लैंक है, इसमें आप लिखोगे बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। किंग ने जो है मरहम पट्टी करी उस मैन की, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसकी मरहम पट्टी करी, लेकिन उसकी जो चोट थी उसमें से अभी भी खून बहता जा रहा था, ब्लीडिंग अभी भी चालू थी। उसके बाद देखिए वर्किंग विद द टेक्स्ट, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, यानी फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। फर्स्ट है व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, मैजिशियन के पास जाओ, ऐसा किंग से क्यों कहा गया था। तो इसका आंसर लिखोगे इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर सिंस ओनली मैजिशियन को डू दैट द किंग वाज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। तो पहला जो प्रश्न था राजा का, उसका जवाब दिया था किसी वाइज मैन ने, ये जवाब दिया था कि राइट टाइम, किसी भी चीज़ को सही समय, किसी भी चीज़ के करने का सही समय जानने के लिए आपको जो है फ्यूचर में जाना पड़ेगा, और फ्यूचर में सिर्फ मैजिशियन ही जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचर में जाने के लिए। तो इसलिए राजा से बोला गया था कि आप मैजिशियंस के पास जाओ, क्योंकि फ्यूचर में तो सिर्फ मैजिशियन ही जा सकते हैं। सेकेंड है इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। सेकेंड क्वेश्चन में राजा ने जो पूछा था सेकेंड क्वेश्चन की मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है जिसकी मुझे सुननी चाहिए, तो उसके लिए लोग ने क्या एडवाइस दिया था, लोगों ने क्या एडवाइस दी थी कि इम्पॉर्टेंट कौन है राजा के लिए। तो बताइए क्या एडवाइस दी थी। तो इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that soldiers were the most necessary। कुछ कहते हैं कि काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी उन्हें सुननी चाहिए, कुछ कहते हैं प्रीस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी आपको सुननी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो सारे लोग अलग अलग जवाब दे रहे थे, इसलिए किंग जो था किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था। अब क्वेश्चन 3 है व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोग क्या कहते हैं। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदर सजेस्टेड फाइटिंग एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप। कुछ कहते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ कहते हैं फाइटिंग यानी लड़ाई झगड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप वॉर करते हैं, बैटल करते हैं, और कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप जो पूजा पाठ है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में भी किंग को अलग अलग जवाब मिलते हैं अलग अलग लोगों से। फोर्थ है डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट। तो क्या किसी भी वाइज यानी सज्जन व्यक्ति ने रिवार्ड जीता था, अगर नहीं जीता था तो क्यों नहीं जीता था रिवार्ड। इसका आंसर लिखोगे नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड। जितने भी उनके काउंसिल में, जितने भी उनकी सभा थी, उनमें से किसी भी सज्जन व्यक्ति ने अवार्ड नहीं जीता था। द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल द 3 क्वेश्चन ही आस्क्ड, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी वन ऑफ देम। तो जैसा मैंने बताया कि हर कोई अलग अलग जवाब दे रहा था, इसलिए राजा किसी की भी बात से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। अब पेज नंबर 15 पे आ जाइए, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा जिसमें पूछा गया है हाउ डिड द किंग एंड द हेरमिट हेल्प द वाउंडेड मैन, यानी जो राजा था और जो हेरमिट था उन्होंने बियर्डेड वाले मैन की, यानी जिसके चोट लगी हुई थी, उस आदमी की कैसे मदद करी थी। तो आंसर आप लिखेंगे द किंग एंड द हेरमिट हेल्प द वाउंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until it stopped bleeding. They took him to hut for taking rest, and king also gave him fresh water after being relaxed. तो क्या हुआ देखिए, राजा और हेरमिट ने कैसे मदद करी। सबसे पहले तो जिस आदमी की चोट लगी थी उसको अपने घर में जो है अनुमति दी, यानी कि अपने घर के बेड पर ही लेटा दिया था, ठीक है, और बाहर जितनी भी आर्मी थी उससे बचाया था। राजा ने मरहम पट्टी करी थी आदमी की, सबसे पहले ब्लड नहीं रुक रहा था, बार बार आया जा रहा था, लेकिन दोबारा से राजा ने रीड्रेस्ट किया, और जब तक कि ब्लड ना रुक जाए तब तक वो पट्टी बांधते ही गए, ठीक है, बार बार। उसके बाद वो अपनी झोपड़ी में लेकर गया हेरमिट उस वाउंडेड मैन को, उस आदमी को जिसके चोट लगी हुई थी पेट में, और उसके बाद उसे रेस्ट करने के लिए कहा। रेस्ट मतलब रेस्ट
के लिए उसे अपनी झोपड़ी में वो लोग लेकर गए थे और राजा ने फ्रेश वाटर भी उसको ऑफर किया था, पानी भी उसे दिया था ताजा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 5 रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6, हु वाज द बियर्डेड मैन, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था जिसके चोट लगी थी और उसने राजा से ऐसा क्यों कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, राजा से माफी क्यों मांगी। तो इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले हु वाज द बियर्डेड मैन, तो आंसर हो जाएगा बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग हु स्वॉर टू रिवेंज हिम फॉर सीजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। यानी जो बियर्डेड मैन था वो किंग का दुश्मन था। ठीक है, वो रिवेंज लेना चाहता था क्योंकि किंग ने उसकी प्रॉपर्टी उससे हड़प ली थी या कह सकते हैं छीन ली थी, और उसके भाई की डेथ का भी जो उसे लगता था, मतलब उस बियर्डेड मैन को लगता था कि जो राजा है उसी की वजह से उसके भाई की डेथ हुई है। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ था, किंग और बियर्डेड मैन आपस में दुश्मन से दोस्त बन गए थे, है ना, और बियर्डेड मैन उसका सेवक बन गया था और किंग ने सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दी थी। खैर, फिर हम सेकंड देख लेते हैं, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ, ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग बट इंस्टीड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर। तो देखो, सबसे पहले उसने माफ़ी क्यों मांगी, देखो इसलिए मांगी क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई थी। वो तो बदला लेने आया था लेकिन बदले में राजा ने तो उसकी जान ही बचा ली, अगर वो नहीं होते तो वो मर जाता। तो इसी वजह से उसने राजा से माफी मांग ली थी। अब 7th क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। यानी जैसे उसने माफी मांगी तो राजा ने उसको माफ भी कर दिया। ठीक है, अब माफ कर दिया तो उसके लिए व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। ठीक है, उसने क्या क्या उसको दिया अपनी फॉरगिवनेस को जताने के लिए। तो आंसर देखो, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स and his own doctor to look after him and he promised to give back the wounded man his property। तो उसने अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए क्या किया कि अगर किंग ने ये बताया कि उसने माफ़ कर दिया है उस बियर्डेड मैन को, और फिर क्या हुआ, फिर उसने अपने सर्वेंट्स यानी जो अपने नौकर थे उन्हें और अपना जो खुद का डॉक्टर था उन्हें उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया। बियर्डेड मैन की देखभाल करने के लिए राजा ने उन्हें भेजा और फिर उससे वादा भी किया कि वो प्रॉपर्टी भी वापस कर देंगे। ठीक है, उसकी। तो इस तरीके से उन्होंने माफ़ी जो थी वो एक्सेप्ट कर ली, यानी उन्होंने माफ़ कर दिया उस आदमी को और बदले में उसे बहुत कुछ दे भी दिया। अब क्वेश्चन 8 है, व्हाट वर द हेरमिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। तो देखो, आंसर क्या था, हेरमिट से जब 3 क्वेश्चन पूछे गए तो लास्ट में उन्होंने आंसर दिए थे तीनों क्वेश्चंस के, तो वो क्या क्या आंसर्स थे आपको हर एक आंसर लिखना है और बताना है कि आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों आया। तो इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन द हेरमिट सेड दैट देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट टाइम नाउ, इट इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट। इन आंसर टू किंग्स सेकंड क्वेश्चन द हेरमिट सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन विद whom we are at the present। तो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया हेरमिट ने कि सबसे इंपॉर्टेंट समय हमारा होता है अभी, यानी जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए समय है, क्योंकि इसी समय में हमारे पास पावर है किसी भी चीज़ को करने की। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पावर है टू एक्ट। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया किंग ने, ये बताया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हेरमिट ने क्या दिया, तो हेरमिट ने बताया कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, जिसके साथ अभी आप हैं प्रेजेंट में, यानी जिसके साथ भी हैं आप अभी, वो आपके लिए उस समय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था, इन रिस्पॉन्स टू किंग सेकेंड क्वेश्चन द हेरमिट आंसर्ड, ये तो हमने देख लिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज, यहाँ पर ना देखिए एक मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोग सेकंड की जगह थर्ड लिख देना। ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड की जगह थर्ड लिख देना। तो देखो, इन रिस्पॉन्स टू किंग्स थर्ड क्वेश्चन द हेरमिट आंसर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू दैट पर्सन गुड, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है कि आप क्या करें, जिस भी पर्सन के साथ हैं, जो भी पर्सन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसकी मदद करें। ठीक है, और तीनों आंसर में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा लगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं, आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर। इफ
It can take you to the height if you do something good and can also make you fall on ground if you won't act in presence. One should live and act according to present. देखिए अब प्रेजेंट यानी सबसे अच्छा आंसर हमें क्या लगा, फर्स्ट क्वेश्चन का लगा। मुझे भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा लगा। अगर आपको भी लगा है तो आप लिख सकते हो कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा, सबसे अच्छा। तीनों ही क्वेश्चन के आंसर बेस्ट हैं लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफ़ी अच्छा हमें लगा है। तो देखिए क्यों, क्योंकि इसमें बताया गया कि टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर। अपने प्रेजेंट को आपको खराब नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप अभी प्रेजेंट में यानी नाउ जो अभी आपका समय चल रहा है उसे अच्छी तरीके से यूज में लाएंगे तो आप ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप कुछ अपने नाउ यानी अभी के समय के साथ उसको बर्बाद करोगे या अच्छी चीज़ों में नहीं लगाओगे तो आप जो है गिर भी सकते हो। गिर सकते हो का मतलब है आप बुरे भी बन सकते हो, है ना। तो अभी जो प्रेजेंट का समय है उसमें आप अच्छे काम करो, उसे आप वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर। टाइम बीतता चला जाता है, फिर अगर आप आके सोचोगे कि यार मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था पास्ट में, तो वो आप नहीं कर पाओगे। जो प्रेजेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप यूज़ कीजिए अच्छे कामों में, ठीक है। उसे वेस्ट कभी भी मत कीजिए। अगर आप प्रेजेंट में सोच रहे हो कि भाई पास्ट में हमने ये क्यों गलती की, रिग्रेट कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि अभी हम फ्यूचर में ये करेंगे, इस चीज़ को सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको प्रेजेंट में जीना है, यानी प्रेजेंट में जो है उसी को सोचना है, उसी में आपको जीना है और अच्छे से अपने प्रेजेंट में काम करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद है आगे आपका वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें आपको मैच करना है लिस्ट ए को उनके मीनिंग से जो कि लिस्ट बी में है। तो अब आपको क्या करना है, लिस्ट ए में शब्द है जैसे फर्स्ट है बाउंडेड। बाउंडेड का क्या अर्थ होता है, उससे आपको बाउंडेड को मैच करना है, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका अवॉक, फिर फॉरगिव, फिर फेथफुल, फिर पाइटी, फिर बैड्स और फिर रिटर्न। तो इन सबको इनके मीनिंग से आप मैच कर देंगे जो कि इधर लिखे हुए हैं। तो कैसे मैच करोगे आप, ये देखिए बाउंडेड को मैच करोगे सेवरली इंजर्ड से यानी चोट लग जाना। अवॉक को मैच करोगे गॉट अप फ्रॉम स्लीप यानी जब जग जाते हैं नींद से, तो यानी अवॉक। फॉरगिव को मैच करोगे पैडन से, फेथफुल को लॉयल से, पार्टी को फील सॉरी फॉर, बेड्स को स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स और रिटर्न को गिव बैक से। तो फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। फेथफुल, फेथफुल का अर्थ होता है लॉयल यानी ऑनेस्ट। पार्टी का अर्थ होता है फील सॉरी फॉर, जिसके लिए जिस चीज़ के लिए आप सोचते हैं कि काश मतलब जिसके लिए आपको खुद से बुरा लगता है, ठीक है। उसके बाद बैड्स, बैड्स का अर्थ होता है जो ग्राउंड्स हैं उनमें छोटे छोटे पैचेस प्लांट्स के लिए। उसके बाद रिटर्न का अर्थ होता है गिव बैक यानी किसी को कोई चीज़ वापस कर देना, रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के मीनिंग हो जाएंगे, इन वर्ड्स के मीनिंग हो जाएंगे, आप इनको मैच कर लेना। उसके बाद यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू में चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो अब आपको क्या करना है, इन शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों के सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो जैसे सबसे पहले फॉरगिव का मैं सेंटेंस बना देती हूँ, आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉरगिव फॉर माई बैड बिहेवियर, यानी मेरे बुरे बर्ताव के लिए मैं अपने पेरेंट्स को मुझे माफ़ करने के लिए बोलूँगी या बोलूँगा। सेकंड सेंटेंस आप क्या बना सकते हो, सेकेंड आप बना सकते हो डॉग इज़ फेथफुल एनिमल ऑफ मैन, यानी जानवर जो हैं, जानवरों में से जो डॉग होता है वो सबसे ज़्यादा फेथफुल एनिमल होता है। थर्ड, आई एम फीलिंग पाइटी फॉर माई शेमफुल एक्ट, यानी मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने जो शेमफुल एक्ट किया उसके लिए मुझे खुद पर बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग पाइटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्लैंक दिए गए हैं, ठीक है। इन ब्लैंक को आपको भरना है इन शब्द से। जैसे यहाँ आपको शब्द दिया गया है प्रॉमिस, तो जो प्रॉमिस है उसकी आप कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। तो आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म्स लगानी है। तो प्रॉमिस, तो ही हैज़ डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश। तो देखो यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं तो ईडी यानी प्रॉमिस्ड लिखोगे आप, यानी ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रॉमिस्ड यूज़ किया, ठीक है। पास्ट फॉर्म में यूज होता है पास्ट वाले सेंटेंस में। ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, यानी उसने मेरा हेल्प करने का वादा किया था। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। अब यहाँ करंट बात हो रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना प्रॉमिस अभी तक उसे याद होगा। तो यहाँ पर प्रॉमिस यानी जैसा वर्ड लिखा हुआ है वही आप यहाँ यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रॉमिस में ईडी लगा दोगे, ठीक है। फिर सेकंड शब्द क्या है, देखो यहाँ पर
ये जो फर्स्ट आपको दिया गया था ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया था, ये आपका एग्जाम्पल था। अब यहाँ से आपके जो है शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्या है देखो, द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड है, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स एल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। और यहाँ पर शब्द है डिफर। तो अब देखिए इनका हम लोग क्या कर रहे हैं, इनमें हम अप्रोप्रिएट फॉर्म्स लगाएंगे वर्ड्स की। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको दिए गए हैं सेंटेंसेस, इनको हमें फिल करना है इन ब्लैंक्स में। जो सही शब्द हैं उन्हें फिल करना है इन ब्लैंक्स में और इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो फर्स्ट सेंटेंसेस में आप सबसे पहले जज लिखोगे, उसके बाद लिखोगे जजमेंट। सेकेंड सेंटेंस में सबसे पहले आएगा डिफरेंस, उसके बाद आएगा डिफर्ड। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में सबसे पहले आंसर आएगा, उसके बाद भी आप आंसर ही लिखोगे सेम। ठीक है, तो जितने भी आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें जो जो भी आएगा उन्हें मैं इस तरीके से हाईलाइट करती जाती हूँ। यहाँ जज आएगा, यहाँ फिर जजमेंट लिख दोगे, यहाँ डिफरेंस लिखोगे, उसके बाद डिफर्ड लिख दोगे, फिर आंसर और फिर से आंसर, एंड देन नेसेसरी आएगा इधर फोर्थ वाले में, उसके बाद आएगा नेसेसिटी, फिर देन फिफ्थ वाले में यहाँ वाइज और यहाँ विजडम का यूज होगा, सिक्स्थ वाले में डिसाइडेड, उसके बाद डिसीजन शब्द का यूज होगा, और सेवंथ वाले में फॉरगिवनेस एंड देन फॉरगिव वर्ड का यूज होगा। तो इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स को भर देंगे। तो यही बुक वर्क था एंड आई होप आपको क्लियर होगा जितनी भी चीज़ हमने इस बुक वर्क में समझी। और ये चैप्टर 1-3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।